नमस्कार, बाखबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीजेपी की दो नेत्रियों के बारे में। दरअसल बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने शराबबंदी का समर्थन किया और साथ ही साथ कहा है कि वो प्रदेश में किस तरह से शराबबंदी के लिए निकलेंगी। 14 फरवरी से वो अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। लेकिन उन्होंने यहां पर एक बात पर जोर दिया है और ये कहा है कि उनका अभियान सरकार के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने अवगत कराया है। और हम दूसरी बीजेपी नेत्री जिनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं उनका नाम है प्रज्ञा ठाकुर। वो भोपाल से सांसद हैं, अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। इस बार भी उन्होंने जहां एक और शराब पीने को लेकर बयान दिया, दूसरा बयान शराबबंदी को लेकर दिया। कंफ्यूजिंग वाला बयान है। हम चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले आपको प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुनवाएंगे। वो दो बयान जो बहुत जरूरी है इस चर्चा से पहले आपको बताना, और उस बयान के बाद आपको बताएंगे कि उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस ने। तो पहले हम प्रज्ञा ठाकुर के दोनों बयान सुनवाते हैं और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है, वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। देखिए, शराबबंदी तो होना ही चाहिए क्योंकि शराब से जब घर बिगड़ते हैं उसमें जो क्लेश होता है तो वो असहनीय होता है और इसके कारण कई लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और कई महिलाएं इस कारण से आत्महत्या करती। वो पीती नहीं है पर उनके पति पीते तो प्रताड़नाएं होती है। ये जो मादक पदार्थ हैं इनका सेवन बंद होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेत्रियां हैं इनका भी कोई भरोसा नहीं कब क्या बोले। पहले इन्होंने कहा था कि 15 जनवरी से शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू किया नहीं। और दूसरी तरफ जो सांसद हैं भोपाल की, वो कह रहे हैं कि शराब अगर थोड़ी ली जाए तो दवा का काम करती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग चाहते क्या है। एक तरफ जो सांसद है वो ये कह रही है, पूर्व सांसद इसी भोपाल शहर की, वो कह रहे हैं कि 15 फरवरी से अब मैं अभियान चलाऊंगी। लेकिन उमा भारती जी जब ये अभियान चलाएंगी तो कांग्रेस का समर्थन करेगी कि शराब बंदी होना चाहिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं शराब का योगदान है। इसलिए इस पर पूरी तरह से रोक लगना चाहिए। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो ये था कि 50% महिलाएं जब कहें, लिख के दे दें कि यहाँ शराब की दुकान हटना चाहिए तो हट जाती थी। लेकिन आज तो 100% महिलाएं लिख के दे रही तो भी नहीं हट रही। तो पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के और जिक्र कर रहे थे दिग्विजय सिंह के शासनकाल का। हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। आदरणीय दुबे जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं। जो बयान प्रज्ञा ठाकुर भोपाल सांसद हैं और उनके बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रज्ञा ठाकुर कोई बयान दें और वो खबर ना बने, उस बयान का विपक्षी पार्टी विरोध ना करे। ऐसा होता ही नहीं है। इस बार भी उन्होंने बयान दिया, दो बयान उन्होंने दिए जो हमने सुनवाए चर्चा से पहले। अब कांग्रेस ये कह रही है कि इस तरह के बयान देना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऊपर से आप साथ भी हैं, फिर क्यों इस तरह के बयान देने हैं? बिल्कुल ये बात सही है कि इस तरह के बयानों से क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा थोड़ी मात्रा में औषधि है, लेकिन जब थोड़ी आदमी पीता है तो उसी की आदत बढ़ जाती है और फिर वो सुबह से शुरू हो जाता है। जब हम और आप चाय पीते हैं तब वो शराब पीता है।
और जो लोग भी पीड़ित हैं मध्यम वर्गीय परिवार के, जिनके घर में कोई एक व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है जी। उसका घर पूरा नर्क बन जाता है। आप देखें कि जो अपराध के आंकड़े उठा लो, गंभीर बीमारियों के आंकड़े उठा लो, घरेलू हिंसा के आंकड़े उठा लो, और अब जो मानसिक बीमारी अवसाद में जा रहे हैं, इन सब के आंकड़े उठा लो, तो इन सब के पीछे शराब है। शराब से ही अधिकांश जो कष्ट है समाज में वो शराब से ही है, और इसको प्रोत्साहन देना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। शराब बंदी जितने जल्दी हो जाए जी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो राजनीतिक दल या नेताओं की कथनी और करनी में शराब के मामले में बड़ी मत भिन्नता है, क्योंकि राजस्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मुझे लगता है कि शराबबंदी की बात नेताओं द्वारा की जानी बेईमानी है। अब तो ये भर हो जाए कि वो नशा मुक्ति केंद्र समृद्ध बन जाए, जहां सुबह से पीने वालों को उनकी शराब छुड़ाई जा सके, क्योंकि जिस तरह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, मध्यम वर्गीय बर्बाद हो रहे हैं, वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास तो जब बीमार हो भी जाएंगे पीने के बाद तो इनके बहुत बड़ी बड़ी अस्पतालों में लीवर बदलने के और हार्ट के सबके इलाज है। लेकिन उन परिवारों में ऐसा नहीं है जो जमीन बेच चुके हैं, गहने बेच चुके हैं, और महिलाओं पर जो अत्याचार करते हैं पीने के बाद, तलाक के मामले हो रहे हैं। उस गंभीरता को जब तक राजनीतिक नहीं समझेंगे तब तक शराब पर ऐसे ही बयानबाजी होती रहेगी, ऐसे ही राजनीति होती रहेगी, और ये सियासत शराब पे बहकती रहेगी। बिल्कुल। उस पे जब तक लोग उनको निकट से नहीं देखेंगे, उन परिवारों की पीड़ा को, तब तक नहीं समझेंगे। बिल्कुल जी, निकट से देखना बेहद जरूरी है। सुरेश शर्मा जी, सर मैं आपसे ये सवाल जरूर करना चाहता हूँ। उमा भारती न केवल मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेत्री हैं, बल्कि देश में उनकी एक अलग पहचान है। जाहिर सी बात है उन्होंने शराबबंदी की मांग की थी और इस पर कांग्रेस का भी विरोध देखने को मिला। सर इंदौर में उनके नाम के पोस्टर लगाए गए, खैर वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है जो उमा भारती जी का ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम सरकार के खिलाफ अभियान करने नहीं जा रहे। तमाम नेताओं को भी उन्होंने अवगत कराया है इस बात से। नहीं, उमा भारती का स्टैंड पहले से क्लियर था और उन्होंने ये कहा था कि हम जन जागरण के रूप में काम करेंगे कि लोग शराब छोड़ें जी, और शराब छोड़ने की प्रवृत्ति जो जो बढ़ती चली जाएगी, शराबबंदी की ओर मध्य प्रदेश बढ़ जाएगा। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है कि राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत मान करके जो है शराब को जो है ऐसी स्थानों पर खोला जा रहा है। हमने एक बार एक कॉलम लिखा था कि झुग्गियों के सामने शराब की दुकान क्यों खोली जा रही है। जी, सरकार सुबह राहत देती है, रात में शराब के मानते से वापस ले लेती है। तो जब ट्रांसपोर्ट नगर मध्य इससे शहर से बाहर खोला जा सकता है तो शराब की दुकानें भी आप शहर से बाहर खोल दीजिए। भाई उसको मोहल्ले मोहल्ले गली गली में क्यों खोल रहे हैं आप? इतना कष्ट दीजिए ना कि वो जाकर के कोकटा से लेकर के आए, वो जाकर के जो है चिंचोली से लेकर के आए, वो बेरागढ़ के बहुत दूर से लेकर के आए। तो आप शराब जो है यदि व्यवसाय के रूप में, भाई जिसको पीना होगी वो पिएगा, जिसको बीमार होना वो बीमार होगा जी। और आप अपनी राजस्व प्राप्ति के लिए यदि छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप उसको शहर के बीच में क्यों संजो रहे हैं? और क्यों गरीब बस्तियों के बीच में वो है? बिल्कुल। क्या 4 इमली में शराब की दुकान है? पर आपको एमपी नगर में मिल जाएगी। आप झुग्गियों के सामने मुहाने पर देख लीजिए, शराब की दुकान मिल जाएगी। तो आप नीतियों को स्पष्ट करिए कि आप शराब से महामारी लाना चाहते हैं क्या? आप शराब से राजस्व प्राप्ति का आप बड़े लोगों को पिलाइए ना, गरीब को क्यों पिला रहे हैं? जो 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया कमा के ले रहा है, 300 रुपए की शराब पी जाता है, वो घर पे जाकर के वो मारपीट करता है, बदहाली हो रही है झुग्गियों के अंदर और सामान्य घरों में हो रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में आपको याद होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, देवदत्त दुबे जी को भी याद होगा कि शिवराज सिंह जी ने एक बार पत्रकारों को बुलाया था भोजन पर या जिस भी किसी में, तो उन्होंने आपसी चर्चा में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ शराबबंदी हो जाए। लेकिन मैं ये देखता हूं कि झाबुआ में जो शराब है वह सबसे ज्यादा बिक्री होती है क्योंकि वहां से गुजरात चली जाती है।
बिहार के अंदर भी ये स्थिति है कि जो बिहार से लगे हुए क्षेत्र हैं उनके जो दूसरे राज्यों के उनमें भी शराब की बिक्री का हमने अध्ययन कराया ज्यादा होती है जी। तो जब बंद करा दी जाती है वहां बिक्री बंद हो जाती है, ऐसा नहीं माना जा सकता, अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। तो बोले हम इसमें इस रास्ते को कोई निकाल लेंगे तो शराबबंदी हो सकती है, और ये रास्ता शायद ना समझ में आया होगा उनको। जहां तक उमा भारती का प्रश्न है तो उमा भारती जी इस समय जिस राजनीतिक दौर से गुजर रही हैं उस राजनीतिक दौर के कारण उन्हें इस प्रकार की घोषणा करके सरकार पर प्रेशर बनाना था, और वो प्रेशर बन गया, इसलिए अब वो किस आधार पर शुरू करें। जबकि मैंने उमा भारती जी को जिस रूप में देखा है तो वो ये था कि वो जो बयान जारी करती थी वो रणनीति के आधार पर जारी करती थी और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जान लड़ा देती थी जी। लेकिन अब पता नहीं। अब आती है प्रज्ञा जी वाली बात, बस इसके बाद मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। देखिए प्रज्ञा जी ने अल्कोहल शब्द का इस्तेमाल किया है। अब राजनीति वाले उनके बात को बतंगड़ बनाए तो बनाए। उन्होंने कहा कि शराब जो अल्कोहल के रूप में है वो औषधि है, बाकी जहर है। तो आप उसके जहर शब्द को क्यों नहीं पकड़ रहे? अल्कोहल के रूप में जो लोग दवाइयों में ले रहे हैं उसको क्यों पकड़ करके उसको शराबी बनाने की बात कर रहे हैं? आप दिग्विजय सिंह के उस बयान की बात क्यों नहीं कर रहे जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि तो फिर शुरू कर दें जी। क्या एक साध्वी के बारे में एक बड़े क्षत्रिय नेता का ये बयान सही है कि वो ये कहे कि आप शुरू कर दीजिए? कम से कम इतनी मर्यादा का तो पालन किसी भी नेता को करना चाहिए कि वो किसी साध्वी को शराब पीने के लिए कह रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में जरूर हमको मंथन करना चाहिए कि राजनीति में गिरावट तो आए, लेकिन इतनी गिरावट नहीं आए कि साधु संतों को ही शराब पीने का ऑफर देने लग जाएं आप जी। तो अब जब फिर लोग कहेंगे कि दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी हैं तो फिर वो बात आएगी कि मैं तो हिंदू विरोधी नहीं, मैं तो हिंदू हूं। तो क्या आप किसी अन्य धर्मगुरु को कह सकते हैं कि आप शराब पीना शुरू कर दीजिए यदि वो अल्कोहल और औषधि की बात करेगा? तो राजनीतिक खींच निकालना एक कारण है, और दूसरी बात यह है कि जो हम इस बात से सब लोग एक मत है जी जी कि शराबबंदी होना चाहिए। शराब के सेवन से घर बर्बाद हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही। सरकार अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता करती है, लेकिन आम आदमी की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, उसकी चिंता करना चाहिए। बिल्कुल। और जो बात आपने दिग्विजय सिंह जी की है, निश्चित तौर पे दोनों साध्वियों को दिग्विजय सिंह तो नहीं भूल सकते। 2003 की अगर बात कर लें तो एक साध्वी उमा भारती जो कि उनकी सत्ता को अलग करती हैं। 2000 मतलब ये आपने जो सर एक शब्द बता दिया ना, तो अब दिग्विजय सिंह इस मिड पॉइंट पे इसलिए भी आ गए। और प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उन्हें पटकनी दी थी, एक बार फिर से देवदत्त दुबे जी का रुख करते हैं। दुबे जी, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं। जो बात आपने निश्चित तौर पे कही थी कि ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए फैसला लेना शराबबंदी पर। न केवल शराब से राजस्व की पूर्ति सरकार को होती है, हमने एक दौर ये भी देखा, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का अगर हम जिक्र करें, नीतीश कुमार ने जब इस बात को कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे तो उनके बयान का बड़ा मजाक उड़ाया गया था और ये बोला गया था कि ये चुनाव जीत जाएंगे और कोई शराबबंदी नहीं करेंगे। वो आए और उन्होंने शराबबंदी की, और न केवल भारत में लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने बयान पर अडिग रहे, पर उसके बाद जो हाल बिहार का हुआ, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश और तमाम जो सीमावर्ती जिले वहां से लगे हुए हैं बिहार से, लोग उधर जाने लगे और वहां से शराब की पूर्ति होने लगी। तो यानी वहां शराबबंदी अब कितनी सफल हुई कितनी असफल हुई, ये इसमें बहुत शोध करना होगा। पर ऊपरी ऊपरी हम देखते हैं कि आज भी शराबबंदी के बावजूद वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे जहरीली शराब हो या फिर जो अवैध शराब का धंधा है वो भी फल फूल रहा है वहां पे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जी कि हम यदि ये कहें कि तस्करी नहीं रोक पा रहे और ये नहीं कर पा रहे तो इसके कारण शराबबंदी नहीं कर सकते, ये तो असफलता हुआ शासन प्रशासन का। आप चेक पोस्ट बनाइए, व्यवस्थाएं बढ़ाइए, इतना आपके पास अमला होता है प्रशासनिक, क्या है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति की बातें हैं। जब तक आप उसमें किसी सरकार का इकबाल इस बात के लिए नहीं कहेगा कि ये होना चाहिए, तब तक नहीं हो सकता। ये बहाने तो बहुत सारे होते हैं। फिर आप कितनी चीजों को यही कह दीजिए कि उनको रोक नहीं सकते आप, लेकिन जहां जहां हुआ है बहुत कुछ कामयाबी मिली है
यदि 100% लोग पी रहे थे तो वहां 60%, 40% आ गए, और चोरी छिपे लोग कितना पिएंगे। अब आपने जिस तरह की सहज उपलब्धता करा दी, आपने मॉल में उपलब्ध करा दी, सुपरमार्केट में जाएंगे लोग और मार्केट के सामान लेंगे और उसके साथ शराब ले आएंगे। अभी कई लोग संकोच करते हैं शराब की दुकान में जाने में, तो आप उसकी सहजता उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा प्रतिबंध होना चाहिए और साथ साथ जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता शिविर लगाना चाहिए। और कई बार लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो छोड़ना चाहते, छोड़ नहीं पाते, तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों को बहुत समृद्ध बनाना चाहिए, आधुनिक बनाना चाहिए, जिससे जो लोग छोड़ना चाहें या कम करना चाहें, जो 24 घंटे पी रहे हैं, सुबह जब हम और आप चाय पीते हैं वो शराब पी रहे हैं, तो इसकी जो भयावहता है वो आप जब उन परिवारों में जाके देखेंगे तभी समझ में आएगी कि कैसे प्रतिभाएं नष्ट हो रही, कैसे दुर्घटनाएं बढ़ रही, कैसे अपराध बढ़ रहे हैं, कैसे बीमारियां बढ़ रही। इन सब का यदि सरकार कैलकुलेशन कराए, जैसे वो इलाज पे खर्च करते हैं मुख्यमंत्री सहायता से या ये आयुष्मान योजना से जितने खर्चा हो रहे हैं उसका लगाएं और बीमारियों का पता करें कि शराब के कारण कितनी बीमारियां हो रही, फिर एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, कितनी प्रतिभाएं नष्ट हो रही हैं, घरेलू हिंसा कितनी बढ़ रही, शराब पी के आते आदमी महिलाओं को मारते पीटते, बच्चों को पीटते। तो इन सब का जब कैलकुलेशन सरकार करेगी तो मुझे लगता है वो राजस्व का जो घाटा उसको नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि हम समाज को कुछ कर पा रहे हैं, सरकार को उत्तरदायित्व निभा पा रही है। क्योंकि शराब से जो बहकता है, जो बर्बादी है, उसकी तुलना कोई पैसों से नहीं हो सकती। आप और चीजों में कटौती कर सकते हो, राजस्व बढ़ाने के और उपाय खोज सकते हो, लेकिन शराब का तो किसी भी जो समर्थन करता है समझा वो खुद मदहोश है, वो होश में नहीं है, चाहे वो सत्ता के मदहोश हो और चाहे पैसे में मदहोश हो, किसी ना किसी का मदहोश है वो। क्योंकि एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति कभी शराब की सिफारिश नहीं कर सकता। इससे आदमी जब होश खो जाए, सेंस में तो आदमी सही काम करेगा, जब सेंस ही खो जाता है तो वो सही काम कैसे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। और चाहे हम सामाजिक न्याय की अवधारणा भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी शराबबंदी और शराब को लेकर जो जिक्र किया गया है, चाहे जो बात आप कह रहे थे कि सरकार शराबबंदी ना करे लेकिन वो इस बात को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे कि शराब पीने के नुकसान कितने होते हैं, यानी कि इस बात से भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। एक बार फिर से शर्मा जी का रुख करते हैं। शर्मा जी, बहुत अच्छी पॉलिटिकल बात आप बता रहे थे और निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है जो बात आपने बताई कि दिग्विजय सिंह जी ने ये सवाल तो कर लिया, लेकिन क्या वो किसी अन्य व्यक्ति से ये बात कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे एक लेवल वाली भी चीज हो जाती है। और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता जैसे ही दिग्विजय जी का नाम आता है तो बिल्कुल, मैं तो कहूंगा बिल्कुल मुखर रहते हैं कि दिग्विजय सिंह के लिए अगर हमें कुछ बोलने को मिले तो शायद बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो जरूर दिग्विजय सिंह के कलेवर कह लीजिए, बयान कह लीजिए, जरूर उसमें रखती है अपने पास। खैर, ये तो एक राजनीतिक विषय हो गया जी, और राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी विषय को तोड़ मरोड़ सकती हैं जी। जैसे प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके ये कहा जाए कि वो शराब के बारे में ऐसा समर्थन कर रही है, जबकि उन्होंने केवल मेडिसिन के बारे में बोला, औषधि के बारे में बोला जी। इसलिए इसको ज्यादा बढ़ाने का कोई बहुत लाभ नहीं दिखता, मुझे दिखाई देता। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं एक बार अपनी पत्रकार वार्ता में कहा था कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए डेवलप करने की बात करते हैं जी। और अमृत सेन ने उनसे कहा था कि सोशल सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए, जिसमें शिक्षा है, जिसमें जो है मेडिकल है और जिसके अंदर सामाजिक सुधार के आयोजन है। ये हम सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते इन सारी चीजों को, विशेष रूप से शराब वाले मामले को लेकर के। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अधिकांश व्यक्ति ये मानते हैं, चाहे संत हो, चाहे सामान्य जो है गृहस्थ जीवन में काम करने वाला व्यक्ति हो या हम पत्रकार लोग हों, सब ये मान करके चलते हैं कि शराब जो है वो भयंकर बुराई है और उस बुराई से हमको जो है समाज की मुक्ति के लिए अभियान चलाना चाहिए। लेकिन इतना कहते हैं, करते क्या है, इसकी समीक्षा करना चाहिए। हमने अपने जीवन में 5 लोगों को प्रेरित नहीं किया,
हमारे जो समाज सुधारक हैं उनने 5 लोगों को प्रेरित करना बंद कर दिया। पहले वो समाज सुधारक हुआ करते थे, समाज में विकृतियां और समाज में कुरीतियां जो आती थी उनको समाप्त करने की बात करते थे। आज ये सामाजिक सुधार के एजेंडे में होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों से क्या अपेक्षा करेंगे जो केवल वोट की पॉलिटिक्स करती हैं? उनका समाज सुधार से क्या लेना देना? जो राजनीतिक पार्टियां झुग्गी बसवाने का काम कर रही हैं, उनसे हम समाज सुधार की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जो किसी छोटे से अपराधी के मरने पर मुआवजा देने पहुंच जाते हैं, उनसे समाज सुधार की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं हम? इसलिए सामाजिक सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, प्रवचन देने वाले संत हैं, धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए मंदिरों और मस्जिदों में बोलने वाले लोग हैं, उनको बोलना चाहिए इन सारे मामलों में खुल करके कि शराब पीने से आपकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है और आप इसको समाप्त करने के, छोड़ने के दिशा में कदम चलिए, उठाइए। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है तब जाकर के ये सब चेंज होगा। और यदि केवल हम ये विचार करते रहे कि अब जो है ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये कर रहे हैं, देखो प्रज्ञा जी ने ऐसा बोल दिया, उमा भारती जी ने ऐसा बोल दिया, दिग्विजय सिंह ने ऐसा बोल दिया, तो इन सारे मामलों से समाज सुधार का ये बड़ा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारों को राजस्व प्राप्ति के बारे में अन्य विकल्प खोजना चाहिए, क्योंकि मुझे ये जानकारी में है कि जितना राजस्व प्राप्त होता है शराब से, उतना तो हम टैक्स चोरी के छिद्र बंद कर लेंगे, उससे ही हो जाएगा। अधिकारियों को प्रण दिला देंगे कि आप बेईमानी का 1 पैसा घर नहीं लेकर के जाएंगे तो सरकार का राजस्व प्राप्ति दुगनी हो जाएगी। आरटीओ और इन जो क्षेत्र हैं इनके अंदर और जो आबकारी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, यदि उनको शपथ दिला करके और जो है उनसे कह दिया जाए कि तुम राजस्व पूरा लेकर के आओ जितना हो रहा है, तो मुझे लगता है शराब वाला राजस्व जो आता है उसकी पूर्ति कर ली जाएगी। हमारे पास बहुत संसाधन है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, हम रोजगार के संसाधन डेवलप करके और लोगों से राजस्व प्राप्तियों के साधन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी रिलेवेंट ना हो। हमने एक बार सुझाव दिया था कि जो नेशनल हाईवेज बन गए हैं या स्टेट हाईवेज बन गए हैं, उसके पास में आप किसान के उत्पादन की व्यवस्था, बेचने की व्यवस्था कर दीजिए जी। उससे राजस्व प्राप्तियों से ग्रामीण संपन्न होंगे और संपन्न होने के साथ जो है उनकी व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। तो ये जो तकलीफ महसूस होती है कि खुशी के नाम पर और गम के नाम पर पीने की जो प्रवृत्ति है, और हमारे कवि महाराज जो शायर कह के गए हैं, तो ये सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ सकता है। तो आप व्यवस्थाओं को बदलिए, राजस्व प्राप्ति के साधन ढूंढिए। ये इतना टेक्निकल युग है कि आज कोरोना जैसी महामारी का पीक बताने के लिए हमारे IIM और IIT काम कर रहे हैं, तो क्या ये विकल्प राजस्व बताने की स्थिति वाले नहीं होंगे? क्या हैं? परंतु राजनेताओं को फुर्सत हो तब तो। हम सारे के सारे लोग, सारे के सारे स्तंभ राजनेताओं के अधीन आके खड़े हो गए हैं। जो राजनेता तय कर देते हैं वो गाइडलाइन बन जाती है। समाज सुधारक और संत महात्मा और जो फकीर है वो जो गाइडलाइन देते थे उससे हम दूर चले गए हैं। बिल्कुल। आज तो हमारे मुख्यमंत्री हमारे फकीर हैं, हमारे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हमारे संत हैं। तो ये जो प्रवृत्ति आ गई है समाज में, इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। समाज सुधार के लोग जो है अलग है और राजस्व प्राप्ति और सरकार चलाने वाले लोग अलग है। तो मेरा कहना यह है कि हम सुधारवादी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी ये जो बुराई है जी, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। बिल्कुल दुबे जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। जी, ये बात सही है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसमें परिवारों को, समाज को, सबको जागरूक होना चाहिए। लेकिन सरकार का भी कोई दायित्व है, क्योंकि हम वोट देते हैं समस्याओं के समाधान के लिए और वो हमारा नेतृत्व करते हैं। और सरकार जो करती है उसको नियम कानून अब आप जिस तरह से खुलेआम करेंगे तो कैसे समाज अवतरण करिए? आपको आकर वोट देके हमने सरकार में बैठाया किस लिए? कि आप नेतृत्व करें, समाज को दिशा दें आप, और कुछ ऐसी पाबंदियां लगाएं। यदि ऐसे ही हो जाए तो आप कह दो मर्डर कर दो, चोरी कर लो। इन सब पे जितने कड़े कानून है, ऐसे ही शराब वाली हिंसा पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये समाज में दीमक की तरह लग गया है। ये प्रतिभाओं को नष्ट कर रहा है, ये समाज तोड़ रहा है। ये बहुत ही भयावह बीमारी है। और मैं कहता हूं कि जो दल जिस समाज की अगुवाई करता है वो समाज सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है इस शराब से। उसको अपने समाज की चिंता ऐसे करना चाहिए, केवल नारों में नहीं करना चाहिए
या वस्त्रों में तिलक लगाने से नहीं करना चाहिए, उसको इस दिशा में करना चाहिए कि समाज इससे सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है जी, उसकी चिंता उसको करना चाहिए। बिल्कुल। और यदि ऐसा नहीं करते तो फिर कथनी करने की अभेदता और पूर्व पाखंड नजर आता है सब कुछ। आप क्योंकि दिल से नहीं चाह रहे, किसको नहीं पता शराब के नुकसान। ठीक, खड़े चौराहे ठीक पे है। बहस करा लीजिए आप शराब जी, से। जी, जी। आप शराब के नशे में एक बाप अपनी बेटी से हरकतें कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, शराब कितना ठीक जहरीला ठीक है सर, कितना नशा वाला है। समय बेहद कम है हमारे जी। पास। जी शर्मा जी, आप बिल्कुल संक्षिप्त प्रतिक्रिया। एक लाइन बोलना है और वो जी। लाइन ये है कि देवदत्त दुबे जी ने कहा है हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जी, मैं आपके चैनल के ऊपर ये बात कह रहा हूं कि मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू कुछ नहीं लेता। 30 बरस से पत्रकार हूं। जी, यदि हम लोग सुधरेंगे तो सब लोग इसकी घोषणा करें कि मैं ये नहीं लेता हूं। जैसे मैं दावे से कह रहा हूं कि मेरा कोई व्यसन मैंने आज तक नहीं लिया है, तो जी। ना कोई दिमाग में बातें आती हैं ये। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपके इसी बात के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव हम तक पहुंचाने के लिए, और सरकार के लिए भी जो आपने सुझाव दिए बहुत अमूल्य हैं। उम्मीद करेंगे सरकार भी इन सुझावों पर अमल करेगी। फिलहाल के लिए बाखबर में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।